नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन को, जिसमें अब तक हमारे 30 क्लासें हो चुकी है। आज 31वीं क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक 1957 की रूस क्रांति, 1949 की चीनी क्रांति, इसके अलावा जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद का उदय, अरब देश, अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन। तो इन टॉपिकों से संबंधित आज के प्रश्न होंगे। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि रूस के शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा शासक जार लिबरेटर के नाम से जाना जाता है। तो रूस के शासकों में से कौन सा शासक है जो जार लिबरेटर के नाम से जाना जाता है। तो यह है अलेक्जेंडर द्वितीय। 2 नंबर ऑप्शन। अलेक्जेंडर द्वितीय ने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए 1861 में कृषक दासता को खत्म किया था। इस कारण इसे जार लिबरेटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्क्रा समाचार पत्र का संबंध किससे है। तो इस्क्रा समाचार जो पत्र है, इसका संबंध है लेनिन से। 4 नंबर ऑप्शन। जर्मनी के म्यूनिख नगर में रह रहे लेनिन ने 11 सितंबर 1900 को इस्क्रा चिंगारी नामक समाचार पत्र का पहला अंक निकाला। इसके संपादकों में लेनिन, प्लेखनोव, तांतोव, एप्स्टोल्ड और वेरा जासूलिजे थे। अप्रैल 1903 में लेनिन जिनेवा आ गए। अब जिनेवा से ही पार्टी का अखबार इस्क्रा प्रकाशित होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जार निकोलस द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो जार निकोलस द्वितीय से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो असत्य कथन है। सबसे पहला है कि जार निकोलस द्वितीय ने संपूर्ण रूस का एकराट की उपाधि धारण की थी। तो जार निकोलस द्वितीय ने संपूर्ण रूस का एकराट की उपाधि धारण की थी, तो यह बात सत्य है। दूसरा है कि 1899 में जार निकोलस द्वितीय ने फिनलैंड के संवैधानिक सरकार की मान्यता को समाप्त कर वहां निरंकुश शासन स्थापित किया था। तो 1899 ईस्वी के अंदर जार निकोलस द्वितीय ने फिनलैंड की संवैधानिक सरकार की मान्यता को समाप्त करके वहां पर निरंकुश शासन स्थापित किया था, तो यह बात भी सत्य है। तीसरा है कि 19 अगस्त 1905 को एक नया संविधान घोषित किया, जिसका नाम बुलिगिन संविधान रखा। तो बुलिगिन संविधान जो 19 अगस्त 1905 को एक नया संविधान घोषित किया था, इसका नाम था, तो यह भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि जार निकोलस द्वितीय को आधुनिक रूस का जन्मदाता माना जाता है। तो आधुनिक रूस का जो जन्मदाता है वो जार निकोलस द्वितीय को नहीं बल्कि पीटर महान को माना जाता है। तो पीटर महान को है जो आधुनिक रूस का जन्मदाता माना जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति को इस्लाम के उदय के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना किसे माना था। तो वो कौन से विद्वान थे जिन्होंने रूसी क्रांति को इस्लाम के उदय के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना माना था। तो वह विद्वान थे एच जी वेल्स। 2 नंबर ऑप्शन। सेबाइन का कहना है कि 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति संसार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। एच जी वेल्स के अनुसार यह इस्लाम के उदय के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। लोस्की के अनुसार ईसा के जन्म के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना माना है। तो एच जी वेल्स ने जो रूस की क्रांति को ये इस्लाम के उदय के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना माना, वहीं लोस्की ने ईसा के जन्म के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नवंबर 1917 को लेनिन की अध्यक्षता में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। इस समय विदेश मंत्री किसे बनाया। तो 8 नवंबर 1917 को जो प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, इसमें विदेश मंत्री किसको बनाया था। तो विदेश मंत्री बनाया था ट्रोट्स्की को। स्टालिन को राष्ट्रीय जातीय मंत्री बनाया गया, ट्रोट्स्की को विदेश मंत्री और राइको को गृह मंत्री बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 मार्च 1917 को प्रिंस लवो के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया गया। उस सरकार में विदेश मंत्री कौन था। तो 8 नवंबर 1917 को जो प्रथम मंत्रिमंडल गठित हुआ था, उसके अंदर विदेश मंत्री ट्रोट्स्की था। वहीं 14 मार्च 1917 को जो प्रिंस के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था, उस सरकार का जो विदेश मंत्री था, यह विदेश मंत्री था मिल्युकाव को जो विदेश मंत्री बनाया था। 2 नंबर ऑप्शन। प्रधानमंत्री प्रिंस लवोव, युद्ध मंत्री गुस्काव, विदेश मंत्री मिल्युकाव, अर्थ मंत्री टेरेवेन्को, न्याय मंत्री केरेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर एंड सन्स किसके रचना है। तो फादर एंड सन्स
की रचना जो की थी, यह रचना की थी तुर्गनेव के द्वारा। मैक्सिम गोर्की की रचना माँ है। तो मैक्सिम गोर्की की जो रचना है, ये माँ यानी कि मदर नाम से इन्होंने रचना लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ था? तो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का जो गठन है, यह गठन हुआ था 1898 ईस्वी में। 1898 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में समाजवादी दलों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन हुआ। इसके संस्थापक प्लेखनोव का माना जाता है। 1903 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का दूसरा सम्मेलन ब्रुसेल्स तथा लंदन में हुआ। यहाँ यह दल बोल्शेविक व मेंशेविक में विभक्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के इतिहास में ऐतिहासिक रविवार के दिन लगभग 1.5 लाख मजदूरों ने किसके नेतृत्व में प्रदर्शन किया था? तो रूस के इतिहास में एक ऐतिहासिक रविवार के दिन 1.5 लाख मजदूरों ने किसके नेतृत्व में प्रदर्शन किया था? तो यह किया था पादरी कैपेन के नेतृत्व में। 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन उग्रवादी दल के नेता चार्ल्स गैपेन के नेतृत्व में सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर लगभग 2 लाख मजदूर तथा किसान जुलूस के रूप में अपनी मांगों को लेकर जार के महल विंटर पैलेस के सामने एकत्रित हुए। जार के गोलियां चलाने के आदेश से सैकड़ों निहत्थे किसान व मजदूर मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने एक जार एक चर्च तथा एक रूस का नारा दिया था? तो यह नारा किसने दिया था कि एक जार एक चर्च तथा एक रूस? तो यह नारा दिया था अलेक्जेंडर तृतीय ने। अलेक्जेंडर तृतीय ने रूसीकरण की नीति अपनाई थी तथा एक जार एक चर्च तथा एक रूस का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो असत्य कथन है। सबसे पहला कथन है कि बोल्शेविक दल के नेता लेनिन तथा ट्रोट्स्की थे, तो यह बात सत्य है। दूसरा, बोल्शेविक दल का मानना था कि केवल क्रांतिकारियों को सम्मिलित करने करके पहले रूस में साम्यवाद लाया जाए फिर यूरोप में। तो बोल्शेविक दल का यह मानना था कि केवल क्रांतिकारियों को सम्मिलित करके पहले रूस में साम्यवाद लाया जाए, उसके बाद संपूर्ण यूरोप में। तो यह बात भी सत्य है। तीसरा है कि 1957 की क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविकों ने किया था। तो 1917 की जो रूस की क्रांति हुई थी, इस क्रांति का जो नेतृत्व है बोल्शेविकों के द्वारा किया गया, तो यह भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि बोल्शेविकों का सरकारी अखबार लुंच था। तो बोल्शेविकों का जो सरकारी अखबार है यह लुंच नहीं था। लुंच जो है ये मेनशेविकों का सरकारी अखबार था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। बोल्शेविकों का सरकारी अखबार प्रावदा था। मेनशेविकों का जो सरकारी अखबार है यह लुच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है, यह संधि हुई थी 3 मार्च 1918 ईस्वी को। 15 दिसंबर 1917 को रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क युद्ध विराम हो गया था। बोल्शेविकों ने 3 मार्च 1918 को विदेश मंत्री ट्रोट्स्की के नेतृत्व में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक विरोधी दलों के सहयोग से मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने श्वेत सरकारें स्थापित की। इनमें निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी असंगत है? तो जो बोल्शेविक विरोधी दलों के सहयोग से मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने श्वेत सरकारें स्थापित की थी, यहाँ पर कौन सी है जो असुमेलित ऑप्शन है? तो इसमें से असुमेलित ऑप्शन बताना है। ओमरस ओ ओमस्क, कोलचाक, दक्षिण रूस जो डेनकिन के नेतृत्व में यूक्रेन व क्रीमिया में रेंगल के नेतृत्व में सरकार बनी, और साइबेरिया में जो यूडेनिच, तो साइबेरिया में जो यूडेनिच के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी थी। 4 नंबर ऑप्शन गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ओमस्क में कोलचाक के नेतृत्व में, दक्षिणी रूस में डेनकिन के नेतृत्व में, और यूक्रेन व क्रीमिया में रेंगल के नेतृत्व में जो सरकारें गठित हुई थी। बाल्टिक सागर के क्षेत्र में जनरल यूडेनिच ने रूस के उत्तरी पूर्वी सरकार बना ली थी। तो यूडेनिच के नेतृत्व में जो साइबेरिया में नहीं बल्कि बाल्टिक सागर के क्षेत्र में सरकार बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमिलित है? तो इसमें से असुमिलित कथन बताना है कि कौन सा कथन है जो असुमिलित है। चेका चेका जो गुप्त रीति से विरोधियों का पता लगाकर उनको नष्ट करने का कार्य था, तो यह बात सत्य है। चेरो नोट्स जो 10 स्वर्ण रूबल के बराबर था, यह भी सत्य है। कोलखोज जो सामूहिक फार्म था, यह भी सत्य है। चितस्का चितस्का जो कृषि का सरकारीकरण है,
कृषि के सरकारीकरण को जो चिकित्सा कहा गया, यह बात है जो गलत है। तो इसमें असुमेलित पूछा है, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। स्टालिन ने क्रांति विरोधियों, कुल को, औद्योगिक श्रमिकों, साम्यवादी पार्टियों और स्वयं खुफिया पुलिस के खिलाफ स्टालिन ने शुद्धिकरण मुकदमों, बंदी शिविरों और मृत्युदंड देने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकार्नो सम्मेलन कब हुआ था? तो लोकार्नो जो सम्मेलन है, यह सम्मेलन हुआ था 1925 के अंदर। तो लोकार्नो सम्मेलन 1925, एक नंबर ऑप्शन। यह सम्मेलन 1925 में हुआ था। इस सम्मेलन के तहत फ्रांस और बेल्जियम की पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी दी गई। जर्मनी की सिफारिश पर 1926 में उसे राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया। हालांकि 1933 में हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। चैम्बरलेन ने इस संधि को युद्ध और शांति के वर्षों के मध्य वास्तविक विभाजन रेखा बताया था। तो चैम्बरलेन ने जो इस संधि को युद्ध और शांति के वर्षों के मध्य वास्तविक विभाजन रेखा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फांसीवादी सरकार ने मजदूरों के मनोरंजन के लिए किस विशेष संस्था का गठन किया था? तो फांसीवादी सरकार के द्वारा मजदूरों के मनोरंजन के लिए कौन सी विशेष संस्था का गठन किया था? तो वह किया था डोपलावारो। डोपलावारो मजदूरों के मनोरंजन के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। प्रीफेक्ट प्रीफेक्ट है जो फांसीवादी सरकार में प्रांतों के अधिकारी इस नाम से जाने जाते थे। पोडस्टा पोडस्टा है जो नगर पालिका में नियुक्त अधिकारी होता था। और ओवरा ओवरा जो फांसीवादी सरकार द्वारा गठित गुप्तचर पुलिस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो इसमें से असुमेलित कथन बताना है कि कौन सा कथन है जो असुमेलित है। सबसे पहला नंबर ऑप्शन है कि गेस्टापो गेस्टापो जो गोरिंग के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस थी। तो गेस्टापो है जो गोरिंग के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस को गेस्टापो कहा गया था, यह सत्य है। लेम्बेन श्राम जो है हिटलर के द्वारा आधिकारिक स्थान प्राप्त करना था। तीसरा नंबर पर है ओन्सलूस ओन्सलूस है जो हिटलर के द्वारा ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी को एक करने की जो नीति है उसे ओन्सलूस कहा गया, यह भी सत्य है। चौथा है कि ड्रोंग नोक ऑस्टिन संपूर्ण जर्मनी को नाजी सिद्धांतों के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया, जिसे ड्रोंग नोक ऑस्टिन कहा गया, तो यह बात है जो गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ग्लेस हाल्टुंग जो संपूर्ण जर्मनी को नाजी सिद्धांतों के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया है। तो संपूर्ण जर्मनी को नाजी सिद्धांतों के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया को ग्लेस हाल्टुंग कहा गया था, ना कि ड्रोंग नाक ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम बर्लिन समझौता कब हुआ था? तो रोम और बर्लिन जो समझौता है, यह समझौता हुआ था 25 अक्टूबर 1936 ईस्वी को, एक नंबर ऑप्शन। रोम बर्लिन समझौता रोम बर्लिन समझौता जो 25 अक्टूबर 1936 को हुआ था। एंटी कोमिटन पैक्ट 25 नवंबर 1936 को हुआ। 6 नवंबर 1937 को रोम, बर्लिन और टोक्यो दूरी का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेसा सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो स्ट्रेसा सम्मेलन के अंदर कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो स्ट्रेसा सम्मेलन में फ्रांस, इटली और ब्रिटेन शामिल थे, जबकि जर्मनी इसमें शामिल नहीं था। स्ट्रेसा सम्मेलन जो 1935 में हुआ था, इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के मध्य हुआ था। इस सम्मेलन में तीनों देशों ने वर्साय की व्यवस्थाओं की रक्षा करने में परस्पर सहयोग करने की सम्मिलित घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर के द्वारा इनेबलिंग एक्ट जो है, यह एक्ट कब लाया गया था? तो इनेबलिंग जो एक्ट है यह 1933 में हिटलर के द्वारा लाया गया था। 23 मार्च 1933 को जर्मन लोकसभा राइक्सटैग में जर्मन जनता और राष्ट्र की विपत्तियों के निवारण हेतु कानून पारित करवाया। इसे इनेबलिंग एक्ट कहा जाता है। इस कानून के अनुसार सरकार को राइक्सटैग की स्वीकृति के बिना 4 वर्ष के सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर चांसलर कब बना था? तो हिटलर चांसलर कब बना था? तो हिटलर चांसलर बना था 1933 ईस्वी में। हिटलर 23 मार्च 1933 को जर्मनी का चांसलर बना था तथा उन्होंने वाइमर गणतंत्र को समाप्त कर राजतंत्र की शुरुआत की थी। 1934 में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वह इटली का अधिनायक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर ने राष्ट्रसंघ का परित्याग कब किया था? तो हिटलर ने राष्ट्रसंघ का परित्याग किया था 1933 ईस्वी में। हिटलर ने 14 अक्टूबर 1933 को राष्ट्रसंघ तथा निशस्त्रीकरण दोनों का त्याग कर दिया था। 1935 में पुनः शस्त्रीकरण शुरू किया कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपजे नैराश्य को दूर करने के लिए इटली में सभाएं होती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपजे नैराश्य को दूर करने के लिए जो इटली में सभाएं होती थी, इन सभाओं को क्या कहा जाता था? तो इन सभाओं को कहा जाता था फेसी द एजानियो, फेसी द एजानियो। एक नंबर ऑप्शन फेसी द एजानियो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपजे निराशा को दूर करने के लिए इटली में सभाएं होती थी। अवंती अवंती जो इटालियन इटालियन सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य पत्रक था, इसका संपादक मुसोलिनी ने किया था। यह समाजवादी पत्रिका पत्रिका इल पेपेला द इटालियन ला लोटा दी क्लासा। और मुसोलिनी की जो बुक है, मुसोलिनी की बुक थी डॉक्यूमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेकोस्लोवाकिया का अंग भंग किस समझौते के तहत हुआ था? तो चेकोस्लोवाकिया का जो अंग भंग है यह कौन से समझौते के तहत हुआ था? तो यह हुआ था म्यूनिक समझौते के तहत। म्यूनिक समझौता जो 29 सितंबर 1938 को संपन्न हुआ था। इस समझौते में चैम्बरलेन, हिटलर, मुसोलिनी तथा दलादियर ने भाग लिया था। चैम्बरलेन के साथ हैरिस विल्सन, हिटलर के साथ रिबेनट्रोप, दलादियर के साथ लैंगर और मुसोलिनी के साथ सियानो सियानो थे। इस समझौते के तहत सुडेटलैंड जर्मनी को देने का फैसला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेस्टापो का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो गेस्टापो का जो नेतृत्वकर्ता था वह था हरमन गोरिंग। अप्रैल 1933 में हरमन गोरिंग ने इस दल का गठन किया था। यह एक विशेष गुप्त पुलिस थी जिसका उद्देश्य नाची विरोधी तत्वों की निगरानी तथा उनका दमन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर की सरकार ने न्यूरेमबर्ग कानून कब लागू किए थे? तो हिटलर की सरकार ने न्यूरेमबर्ग कानून कब लागू किए थे? तो यह न्यूरेमबर्ग कानून जो लागू किए थे यह किए थे 1935 ईस्वी में। 15 सितंबर 1935 को हिटलर की सरकार ने न्यूरेमबर्ग कानून लागू किए। इसके द्वारा सभी यहूदियों को जर्मनी की नागरिकता से वंचित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर के द्वारा राइनलैंड का सैन्यकरण कब किया गया था? तो हिटलर के द्वारा राइनलैंड का जो सैन्यकरण किया था यह किया था 1936 ईस्वी में। हिटलर के द्वारा 1936 ईस्वी को राइनलैंड में सेनाएं भेजकर इस संबंध में वर्साय तथा लोकार्नो संधियों का अंत कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 के 25 सूत्री कार्यक्रम की रचना किसने की थी? तो 1920 के 25 सूत्री जो कार्यक्रम है इसकी जो रचना की थी यह की थी गोटफ्रेड फिडर के द्वारा। 1920 में हिटलर के सहयोगी गोटफ्रेड फिडर के द्वारा म्यूनिक में 25 सूत्रीय नाजी कार्यक्रम की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ है। तो हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या है? तो इसका यहूदी विरोधी नीति, यहूदी विरोधी नीति को सामी विरोधी नीति कहा गया था। हिटलर ने गैर यहूदी जर्मनी में सामी जाति यानी यहूदियों के प्रति विरोध की भावना को उभारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी ने रोड्स तथा डोडेकनीज द्वीप कब प्राप्त किए थे? तो मुसोलिनी ने रोड्स तथा डोडेकनीज जो द्वीप प्राप्त किए थे यह किए थे 1923 ईस्वी में। सन 1923 में इटली और यूनान के मध्य लोसाने की संधि हुई थी। इस संधि में पेरिस शांति सम्मेलन में इटली द्वारा यूनान को दिए गए अपने क्षेत्र रोड्स एवं डोडेकनीज द्वीप पुनः प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फांसीवाद बल देता है। तो फांसीवाद किस पर बल देता है? फांसीवाद है जो राज्य की शक्तिमानता पर बल देता है। 2 नंबर ऑप्शन राज्य की सर्वोच्चता पर कल्पना व्यक्त करते हुए मुसोलिनी ने कहा था कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, कोई वस्तु उसके उसके बाहर नहीं है और न कोई वस्तु उसके विरुद्ध है। राज्य की सर्वोच्चता पर कल्पना व्यक्त करते हुए मुसोलिनी ने कहा था कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, कोई भी वस्तु उसके बाहर नहीं है और न कोई वस्तु उसके विरुद्ध है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है कि मुसोलिनी किस उपनाम से जाना जाता था? तो मुसोलिनी है जो मुसोलिनी का उपनाम क्या था? मुसोलिनी किस उपनाम से जाना जाता था? तो मुसोलिनी का उपनाम था डियोस। इल डुचे शब्द मुसोलिनी के लिए प्रयुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी द्वारा नेशनल फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? तो नेशनल फासिस्ट पार्टी की जो स्थापना है यह मुसोलिनी के द्वारा नवंबर 1921 को की गई थी।
मुसोलिनी ने नवंबर 1921 को राष्ट्रीय फासिस्ट दल का गठन किया था और वह मुसोलिनी का गुप्तचर पुलिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी के द्वारा कोर कोर्फू द्वीप पर अधिकार कब किया गया था? तो मुसोलिनी के द्वारा जो कोर कोर्फू द्वीप पर अधिकार किया था, यह किया था 1923 ईस्वी में। 1923 में यूनान तथा अल्बानिया के बीच सीमा निर्धारण करते समय इटालियन अध्यक्ष तथा उनके 4 सहयोगियों की हत्या हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण इटली ने यूनान पर आक्रमण कर उसके कोर्फू द्वीप पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली ने 1936 में किस अफ्रीकन राज्य पर अधिकार किया था? तो इटली ने 1936 में कौन से अफ्रीकन राज्य पर अधिकार किया था? तो इटली ने 1936 के अंदर जो अबिसीनिया पर अधिकार किया था। 1935 में फ्रांस का विदेश मंत्री लावाल रोम पहुंचा, तो उसने मुसोलिनी को कुछ अफ्रीकी देश देकर उसके साथ रोम समझौता किया और इसी समझौते के तहत मुसोलिनी को अबिसीनिया पर अधिकार करने की छूट मिली। इसके पश्चात अक्टूबर 1935 में मुसोलिनी ने अबिसीनिया पर आक्रमण किया और 1936 में उसकी राजधानी आदिस अबाबा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंटाइल सुधार योजना। जेंटाइल सुधार योजना का संबंध किस क्षेत्र से था? तो जेंटाइल सुधार योजना का जो संबंध है यह था शिक्षा के क्षेत्र से। 1932 में मुसोलिनी के एक मंत्री गियोवानी जेंटाइल द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए यह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टेस्ट विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो स्टार्टेस्ट विद्रोह जो है यह हुआ था रोजा लक्जमबर्ग के नेतृत्व में। यह विद्रोह जर्मनी में साम्यवादियों के द्वारा किया गया था, जो रोजा लक्जेमबर्ग और कार्ल लिबनेट के नेतृत्व में हुआ था। बर्लिन में हुए इस विद्रोह का दमन एबर्ट ने युद्ध मंत्री गुस्ताव तथा सेनापति लोन लुत्सियस के सहयोग से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोप पायस 11वें के साथ मुसोलिनी ने लेटरन समझौता कब किया था? तो मुसोलिनी ने पोप पायस 11वें के साथ लेटरन समझौता जो किया था, यह समझौता किया था 1929 के अंदर। इटली धार्मिक दृष्टि से कैथोलिक देश था। मुसोलिनी कैथोलिकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पोप से अच्छे संबंध रखना आवश्यक समझता था। अतः उसने पोप पायस 11वें के साथ 11 फरवरी 1929 को लेटरन समझौता किया। पोप की ओर से कार्डिनल स्पारी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस को लेनिन ने कब पढ़ा था? तो अप्रैल थीसिस को कब पढ़ा गया था? तो इसको पढ़ा था 1917 ईस्वी में। लेनिन के द्वारा फिनलैंड से रूस लौटने पर अप्रैल 1917 में अखिल रूसी सोवियत कॉन्फ्रेंस की बैठक में दिए भाषण व पढ़े निबंध को अप्रैल थीसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि पर हस्ताक्षर के पश्चात चीन में प्रथम चीन अफीम युद्ध समाप्त हुआ था? तो कौन सी संधि के साथ ही चीन के अंदर प्रथम चीन अफीम युद्ध समाप्त हुआ था? तो प्रथम चीन अफीम जो युद्ध है यह नानकिन की संधि के साथ समाप्त हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात नानकिन की संधि तथा द्वितीय अफीम युद्ध के पश्चात टिनचिन की संधि हुई थी। तो पहले अफीम जो युद्ध हुआ था उसके पश्चात नानकिन की संधि हुई और दूसरे अफीम युद्ध के पश्चात जो टिनचिन की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुओमितांग दल का गठन कब हुआ था? तो कुओमितांग दल का गठन हुआ था 1912 में। कुओमितांग दल का गठन 1912 में सन्यात सेन ने किया था। हिसंग चुंग हुई नामक संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो हिसंग चुंग हुई नामक संगठन की जो स्थापना है यह हुई थी 1894 में। हिसंग चुंग हुई नामक संगठन की स्थापना 1894 में हुई थी। 1905 में उसे थुंग मेग हुई में बदल लिया था। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ था? तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स जो पार्टी है इसका गठन हुआ था 1920 ईस्वी में। 1918 में ड्रेक्सलर के द्वारा जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया, जिसे 1920 में हिटलर ने बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय कब हुआ था? तो ऑस्ट्रिया का जो जर्मनी में विलय हुआ था यह विलय तो हुआ था अप्रैल 1938 ईस्वी में। जनमत संग्रह के माध्यम से हिटलर ने ऑस्ट्रिया का विलय अप्रैल 1938 में कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी और पोलैंड के मध्य 10 वर्षीय अनाक्रमण समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य जो 10 वर्षीय अनाक्रमण जो समझौता हुआ था, यह समझौता हुआ था 1934 ईस्वी में। 1934 में पोलैंड और जर्मनी के मध्य 10 वर्षीय अनाक्रमण समझौता हुआ था। ईएचकार के अनुसार 1919 से यूरोप में जर्मनी और पोलैंड में जितनी शत्रुता थी, उतनी यूरोप में और कहीं नहीं थी। पोलैंड के बारे में एक कहावत है कि पोलैंड के केवल दो ही मित्र हैं, ईश्वर और फ्रांस, और दोनों ही बहुत दूर है। जेपी टेलर ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लिखा है कि यह समझौता हिटलर की पर राष्ट्र नीति की महत्वपूर्ण सफलता थी, जिसके कारण भविष्य में उसे अनेक सफलताएं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर ने किस वर्ष अनिवार्य सैनिक शिक्षा तथा अनिवार्य सैनिक सेवा प्रारंभ की थी? तो हिटलर ने अनिवार्य सैनिक शिक्षा और अनिवार्य सैनिक सेवा कब प्रारंभ की थी? तो यह की थी 1935 ईस्वी में। 16 मार्च 1935 को हिटलर ने दोबारा शस्त्रीकरण की घोषणा कर दी तथा उसने जर्मनी में फिर से अनिवार्य सैनिक शिक्षा और अनिवार्य सैनिक सेवा प्रारंभ करने तथा स्थल सेना में सैनिकों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की। 1935 में ब्रिटेन तथा जर्मनी के मध्य सैनिक समझौता हुआ था, जिसके तहत हिटलर ने फ्रांस के बराबर वायुसेना रखने तथा नौसेना ब्रिटिश सेना के 35% के बराबर रखने पर राजी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन इवेंजेलिकल चर्च संघ का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जर्मन इवेंजेलिकल चर्च संघ का जो गठन हुआ था, यह हुआ था वोडेल सीवग की अध्यक्षता में। प्रोटेस्टेंटों के 29 संगठन थे, इन्होंने मिलकर जर्मन इवेंजेलिकल नामक संघ का गठन किया तथा इसके अध्यक्ष वोडेल सीवग को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ की सरकार को मान्यता सर्वप्रथम किस देश ने दी थी? तो सोवियत संघ की सरकार को जो मान्यता है, यह सर्वप्रथम दी थी जर्मनी के द्वारा। जर्मनी और रूस के मध्य 1922 में रेपालो की संधि हुई थी। इस संधि के तहत जर्मनी ने सोवियत संघ को मान्यता दी थी। तो जर्मनी ने जो सोवियत संघ को मान्यता दी थी, यह जर्मनी और रूस के मध्य 1922 में हुए रेपालो की संधि के तहत दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि च्यांग काई शेक के द्वारा चीन में नवजीवन आंदोलन कब चलाया गया? तो चीन के अंदर जो नवजीवन आंदोलन चलाया गया था, यह च्यांग काई शेक के द्वारा 1934 ईस्वी में चलाया गया था। नवजीवन आंदोलन 1934 में च्यांग काई शेक के द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य था कि लोगों को कन्फ्यूशियस और अन्य चीनी महापुरुषों के विचारों से जोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच सरकार ने उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में इंडोनेशिया में जनता की संसद यानी बोल्कसराद की स्थापना किस वर्ष की थी? तो डच सरकार ने उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में इंडोनेशिया में जनता की संसद यानी बोल्कसराद की स्थापना कब की थी? तो यह की थी 1918 में। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कल्चर सिस्टम जो डच शासकों इंडोनेशिया में अपनी आर्थिक समृद्धि को आधार बनाने के लिए 1830 में इस आर्थिक पद्धति की शुरुआत की थी। इथिकल पॉलिसी जो 1870 में सरकार ने कल्चर सिस्टम व्यवस्था को समाप्त करने व निजी क्षेत्र के व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए इसे प्रारंभ किया था। बुद्धि उतोमो जो इंडोनेशिया में राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना कर शैक्षिक स्तर सुधारने के उद्देश्य से 1908 में बुद्धि उतोमो नामक राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। बोल्कसराद जो डच सरकार ने 1918 में उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में इंडोनेशिया में जनता की संसद की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया में मरडेका यानी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो मलेशिया के अंदर मरडेका यानी कि स्वतंत्रता की घोषणा की थी, यह की थी 1957 ईस्वी में। 1950 के दशक में मल्य नेता तुंकु अब्दुल रहमान के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चला और अंत में 31 अगस्त 1957 को मलेशिया ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मिस्र का पिता किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक मिस्र का जो पिता है, यह कहा जाता है मेहमत अली को आधुनिक मिस्र का पिता कहा जाता है। मेहमत अली को आधुनिक मिस्र का पिता कहा जाता है। यह तुर्की के
शासक के सेनापति के नेतृत्व में मिस्र अभियान में आया था। बाद में इसे ही मिस्र का गवर्नर स्वीकार कर लिया था। फिशर ने अपनी पुस्तक मिडिल ईस्ट में इसे 19वीं शताब्दी का मिस्र का सृजनात्मक व्यक्ति कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगायती समझौता कब हुआ था? तो लिंगायती जो समझौता हुआ था, यह लिंगायती समझौता जो डच सरकार के मध्य और इंडोनेशिया रिपब्लिक के मध्य हुआ था। यह लिंगायती जो समझौता है, यह समझौता हुआ था 25 मार्च 1947 को। तो लिंगायती समझौता 25 मार्च 1947 को इंडोनेशिया रिपब्लिक तथा डच सरकार के मध्य हुआ था। हनोई समझौता किनके मध्य हुआ था? तो हनोई समझौता जो हुआ था, यह हुआ था फ्रांस और वियतनाम के मध्य। फ्रांस और वियतनाम के मध्य 1946 के अंदर हुआ था यह हनोई समझौता। हनोई समझौता 6 मार्च हनोई समझौता 6 मार्च 1946 को फ्रांस तथा वियतनाम के मध्य हुआ था। इस समझौते के तहत फ्रांस ने वियतनाम पब्लिक को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अपनी पृथक संसद और पृथक सेना रखने का अधिकार दिया गया। उत्तर में हनोई तथा दक्षिण में सैगोन पर फ्रांस और बीच का सारा भाग वियतनाम साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइंडिक्स तथा मैकडफी जो अधिनियम है, उसका संबंध किस देश की स्वतंत्रता से था? तो इसका संबंध था फिलीपींस की स्वतंत्रता से। 1934 ईस्वी में टाइंडिक्स मैकडफी अधिनियम के तहत जुलाई 1934 ईस्वी में फिलीपींस में चुनाव हुए और संविधान की रचना हुई। 1946 में फिलीपींस स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जुलाई 1956 को राष्ट्रपति नासिर के द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। तब ब्रिटेन और फ्रांस ने सुएज नहर पर कब्जा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो जब 1956 में राष्ट्रपति नासिर के द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था, उस समय ब्रिटेन और फ्रांस ने सुएज नहर पर कब्जा करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, जिस ऑपरेशन को ऑपरेशन मस्केटियर कहा गया था। तो ऑपरेशन मस्केटियर 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। अक्टूबर 1956 में ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा सुएज नहर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मस्केटियर चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र में ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो मिस्र में ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक जो संस्थापक है यह क्रोमर को माना जाता है। इस्माइल पाशा ने फिजूल खर्च के कारण फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों से कर्जा लिया था। धन की कमी के कारण 1875 में इन्होंने सुएज नहर के सारे अधिकार इंग्लैंड को बेच डाले तथा आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इस्माइल पाशा ने अपने समस्त ऋणों को चुकाने से इनकार कर दिया। अपने पूंजीपतियों की अपील पर इंग्लैंड और फ्रांस ने 1879 में मिस्र पर संयुक्त आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके विरोध में एक सैनिक अफसर अराबी बे के नेतृत्व में राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन उठ खड़ा हुआ। उनका नारा था मिस्रवासियों के लिए। 13 सितंबर 1882 को तेल अल कबीर के युद्ध में अराबी बे को हराकर इंग्लैंड ने काहिरा पर अधिकार कर लिया था। 1884 में राजदूत बनाकर भेजे गए क्रोमर को मिस्र में ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब लीग की स्थापना कहां पर की गई थी? तो अरब लीग की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी काहिरा के अंदर, जो मिस्र की राजधानी थी। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई। इसकी स्थापना मिस्र की राजधानी काहिरा में हुई थी। अरब लीग का सचिवालय पहले काहिरा में था, फिर इसका मुख्यालय ट्यूनीसिया में स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय काहिरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष को अफ्रीकी वर्ष कहा जाता है? तो कौन से वर्ष को अफ्रीकी वर्ष कहा जाता है? तो अफ्रीकी वर्ष जो 1960 के ईयर को अफ्रीकी वर्ष कहा जाता है। 1960 को अफ्रीकी वर्ष कहा जाता है क्योंकि इस वर्ष अफ्रीका के 17 देश स्वतंत्र हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन बताना है। सबसे पहला कथन है कि 20 जनवरी 1918 को फेलिक्स डेर्जिंस्की के नेतृत्व में चेका नाम से गुप्त क्रांतिकारी न्यायालयों की स्थापना हुई थी। तो 20 जनवरी 1918 में फेलिक्स डेर्जिंस्की के नेतृत्व में चेका नामक गुप्त क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना हुई, तो यह सत्य है। दूसरा, 1918 में ट्रोट्स्की के नेतृत्व में लाल सेना का गठन किया था। तो लाल सेना का जो गठन है यह 1918 में ट्रोट्स्की के नेतृत्व में हुआ, यह भी सत्य है। तीसरा, साइबेरिया में
कोलचक के नेतृत्व में श्वेत सरकार का गठन हुआ था। तो श्वेत सरकार का जो गठन है यह कोलचक के नेतृत्व में साइबेरिया में किया गया था, यह भी सत्य है। और चौथा ऑप्शन है कि 1920 में लेनिन के नेतृत्व में नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी। तो जो नई आर्थिक नीति आई थी यह 1920 में नहीं बल्कि 1921 में आई थी। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका असत्य होगा। लेनिन ने मार्च 1921 में साम्यवादी दल के 10वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन कर पूंजीवाद व्यवस्था की ओर लौटते हुए नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। और इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास के साथ ही विश्व इतिहास के जो टॉपिक वाइज हमारी क्लासेस चल रही थी वो आज 7 क्लासें विश्व इतिहास की समाप्त होती है। कल की क्लास है जो 32 नंबर क्लास होगी, इसके अंदर हम आधुनिक विश्व इतिहास कंप्लीट विश्व इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो कंप्लीट विश्व इतिहास की मेजर क्लास होगी कल, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। तो कल की क्लास आप सभी अवश्य देखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।